नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी फिर से एक और नई वीडियो में। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा कि इन्फ्लेमेशन क्या था, उसकी डेफिनेशन देखी, उसका इंट्रोडक्शन देखा, उसके कॉजेज़ देखे, उसके साइन सिम्टम देखे और उसके टाइप्स देखे। ठीक है, इस वीडियो में हम बात करते हैं कि इवेंट इन एक्यूट इन्फ्लेमेशन, यानी कि ऐसे इवेंट क्या क्या होते हैं जो इन्फ्लेमेशन के दौरान घटित होते हैं। तो इस प्रकार के इवेंट में दो टाइप के इवेंट आते हैं। पहला जो टाइप है उसको बोलते हैं हम वस्कुलर इवेंट, दूसरा जो टाइप है उसको हम बोलते हैं सेलुलर इवेंट। तो जैसे कि इसके नाम से ही आपको देखने को मिल रहा है, ऐसे इवेंट जो वस्कुलर यानी कि ब्लड वेसल्स में होते हैं उसको हम बोलते हैं वस्कुलर इवेंट, और ऐसे इवेंट जो सेल्स में होते हैं जैसे कि डब्ल्यूबीसी और आरबीसी उसको हम बोलते हैं क्या, सेलुलर इवेंट। तो एक्यूट इन्फ्लामेशन में जो इवेंट होते हैं उसमें दो इवेंट आते हैं, वस्कुलर और सेलुलर इवेंट। तो चलिए इसको हम शुरू करते हैं। पहला जो इवेंट है वस्कुलर इवेंट, इसको हम अच्छे से पढ़ते हैं आसान शब्दों में। वस्कुलर इवेंट यानी कि ऐसा इवेंट जो किस में होता है, ब्लड वेसल्स में होता है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं वस्कुलर इवेंट। इसके अंतर्गत क्या आता है, पहला टाइप हीमोडायनेमिक चेंजेस। हीमोडायनेमिक चेंजेस जैसे कि हीम मतलब उसके नाम से ही आपको दिखना मिल रहा है, हीम मतलब ब्लड और डायनेमिक मतलब मूवमेंट। तो हीमोडायनेमिक चेंजेस मतलब होता है चेंजेस इन ब्लड फ्लो एंड ब्लड वेसल्स, यानी कि ब्लड के फ्लो में और ब्लड वेसल्स में चेंजमेंट होना क्या कहलाता है, हीमोडायनेमिक चेंजेस कहलाता है। अब हीमोडायनेमिक चेंजेस के अंतर्गत क्या होते हैं, कुछ सब टाइप आते हैं जैसे कि वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन का होना, वैसो डायलेशन का होना, ठीक है, और स्टेसिस का होना। तो वैसो कॉन्स्ट्रिक्शंस क्या है, वैसो डायलेशन क्या है और स्टेसिस क्या है, इसको समझने के लिए मैं आपको एक छोटा सा डायग्राम दिखाता हूँ जिसके माध्यम से आप समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये क्या है, हमारी एक नॉर्मल ब्लड वेसल्स है। ठीक है, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन क्या होता है पहले समझते हैं हम। तो जो ब्लड वेसल्स है उसका डायमीटर, जो नॉर्मल डायमीटर होता है उस डायमीटर से कम हो जाना। ठीक है, जैसे यहाँ आपको देख रहे हैं कि इसका जो डायमीटर है इस डायमीटर से यहाँ जो डायमीटर है उसको कम हो गया। ठीक है, तो उसका डायमीटर कम हो जाना ब्लड वेसल्स का, उसको हम बोलते हैं वैसो कॉन्स्ट्रिक्शंस। ठीक है, दूसरा, अगर ब्लड वेसल्स का जो डायमीटर है, नॉर्मल डायमीटर है, उस डायमीटर से उसका डायमीटर बढ़ जाना, तब हम उसको बोलते हैं वैसो डायलेशन। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया आपको कि वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन क्या है कि ब्लड वेसल्स का जो डायमीटर वो कम हो जाना, उसको हम बोलते हैं वैसो कॉन्स्ट्रिक्शंस। और वैसो डायलेशन का मतलब क्या है कि ब्लड वेसल्स के डायमीटर का बढ़ जाना। ठीक है, तो अब हम देखते हैं थ्योरी के माध्यम से वैसो कॉन्स्ट्रिक्शंस। तो वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन क्या है कि ब्लड वेसल्स के डायमीटर का कम हो जाना। अकर इमीडिएटली आफ्टर इंजरी, यानी कि जो वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है जब हमें इंजरी होती है या इन्फ्लामेशन की कंडीशन आती है, तो जो वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन कंडीशन है वो बहुत ही इमीडिएटली अकर होती है। ठीक है, लास्ट फॉर फ्यू सेकंड, और ये कुछ सेकंड तक रह सकती है, जैसे 3 से 5 सेकंड। यदि छोटी या माइनर इंजरी है तब ये 3 से 5 सेकंड तक वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन हो सकता है, और यदि कोई मेजर इंजरी है तब ये कंडीशन 5 मिनट तक भी चल सकती है। अच्छा, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन क्यों होता है, तो ये क्या करता है, हेल्प रिड्यूस ब्लड लॉस, यानी कि वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से क्या होता है, जो ब्लड लॉस है वो रिड्यूस करने में हेल्प मिलती है। जैसे आप समझें कि ये नॉर्मल डायमीटर था ब्लड वेसल्स का, यदि उसमें जो ब्लड बह रहा है, यदि डायमीटर कम हो जाएगा तो वहाँ ब्लड का अमाउंट भी कम हो जाएगा। यदि कोई इंजरी हुई होगी तो वहाँ से अगर ब्लड बाहर निकल रहा होगा या बह रहा होगा तो ब्लड का अमाउंट जब कम हो जाएगा तो वहाँ से ब्लड भी बहना थोड़ा कम होगा। इसलिए सबसे पहले क्या होता है, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, और ये कुछ समय के लिए होता है। उसकी अगली बात पढ़ते हैं हम, क्या, वैसो डायलेशन। वैसो डायलेशन जैसे कि मैंने बताया आपको कि ब्लड वेसल्स का जो डायमीटर होता है वो नॉर्मल से ज़्यादा हो जाना, उसको हम बोलते हैं वैसो डायलेशन। तो वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन के बाद क्या होता है, वैसो डायलेशन होता है, मेनली कॉज्ड बाई हिस्टामिन एंड नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड यानी कि ये किससे होता है, जो हिस्टामिन कुछ केमिकल्स एंजाइम्स होते हैं या कुछ मीडिएटर्स होते हैं, ये क्या करते हैं हमारे ब्लड वेसल्स में या हमारे ब्लड में रिलीज होते हैं और वैसो डायलेशन का काम करते हैं। जो वैसो डायलेशन होती है वो मेनली कहाँ देखने को मिलती है, एट्रियोल्स में देखने को मिलती है, एट्रियोल्स एंड कैपिलरीज, कैपिलरीज में देखने को मिलती है। ये क्या होती हैं, डायलेट हो जाती हैं, ये डायलेट हो जाती हैं। वैसो डायलेशन की वजह से क्या देखने को मिलता है, इंक्रीज ब्लड फ्लो,
जैसे आप समझिए कि ये नॉर्मल ब्लड वेसल्स का डायमीटर था, जब उसमें ब्लड बह रहा था, यदि उसका डायमीटर बढ़ जाएगा तो यहाँ ब्लड का अमाउंट भी बढ़ जाएगा। जब ब्लड का अमाउंट बढ़ेगा तो वहाँ का जो ब्लड फ्लो था वो भी बढ़ जाएगा, ठीक है, जिसकी वजह से क्या देखने को मिलता है, रेडनेस और हीट देखने को मिलती है, रेडनेस और हीट देखने को मिलती है। तो वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन, वैसो डायलेशंस, और अगला पॉइंट है स्टेसिस। स्टेसिस का मतलब क्या होता है कि जो ब्लड वेसल्स में क्या हो रहा था, ब्लड बह रहा था, उसका जो फ्लो था उस फ्लो का क्या हो जाना, कम हो जाना या डाउन हो जाना, तो उसको बोलते हैं हम स्टेसिस। जैसे कि यहाँ लिख रखा है ब्लड फ्लो स्लो डाउन, यानी कि जो ब्लड का फ्लो है वो कैसे हो जाए, स्लो हो जाए, तो हम उसको बोलते हैं स्टेसिस। ब्लड बिकेम कंसनट्रेटेड एंड मोर विस्कस। स्टेसिस की कंडीशन से क्या होता है, जो ब्लड होता है वो कैसा हो जाता है, कंसनट्रेटेड हो जाता है, कंसनट्रेटेड यानी गाढ़ा हो जाता है, और विस्कस ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है, ठीक है, मोर विस्कस, ठीक है। डू नॉट लूज द प्लाज्मा, ड्यू टू लॉस द प्लाज्मा फ्रॉम ब्लड वेसल्स, यानी कि ये किस कारण से होता है स्टेसिस, तो ये होता है लॉस ऑफ प्लाज्मा, यानी प्लाज्मा का ब्लड से बाहर निकल जाना, जिसकी वजह से क्या होता है, जो ब्लड होता है वो कंसनट्रेटेड हो जाता है और विस्कस हो जाता है, यानी ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है। तो ये किस में देखने को मिलता है, स्टेसिस की कंडीशन में देखने को मिलता है, ठीक है। इसकी वजह से इफ़ेक्ट्स क्या देखने को मिलते हैं स्टेसिस की वजह से, तो कंजेशंस ऑफ वेसल्स, यानी कि जो वेसल्स होती हैं उसमें क्या हो जाता है, कुछ रुकावट देखने को मिलती है। और ल्यूकोसाइट्स मूव टूवर्ड द वेसल्स वॉल, जो ल्यूकोसाइट्स हैं ब्लड के अंदर जो सेल्स हैं WBC, वो कहाँ देखने को मिलती हैं, जो ब्लड वेसल्स की बॉल है उसकी तरफ ज़्यादा मूव करती हैं। पहला क्या था, हीमोडायनेमिक चेंजेस। अब दूसरा टाइप पढ़ते हैं इसमें, सब टाइप में, चेंजेस इन वस्कुलर परमेबिलिटीज़। वस्कुलर परमेबिलिटी से क्या मतलब है, जैसे कि ये जो ब्लड वेसल्स है, ठीक है, ये ब्लड वेसल्स है, ये क्या है, ब्लड वेसल्स की बॉल है, ठीक है, इस बॉल में क्या हो जाना, चेंजमेंट आना, यानी कि इसकी जो परमेबिलिटी है वो बढ़ जाना। कैसे बढ़ेगी, जैसे कि ये देखिए, ये क्या है, एंडोथेलियल लेयर है, इसमें जो सेल्स हैं, ये इन सेल्स के बीच में आपको दिख रहा है गैप कम देखने को मिल रहा है, ठीक है। लेकिन जब वैसोडाइलेशन की कंडीशन होती है तब क्या होता है, ये जो सेल्स हैं इनके बीच जो गैप होता है वो गैप क्या बढ़ जाता है, जिसकी वजह से कुछ गैप आने की वजह से जो परमेबिलिटी होती है ये क्या होती है, बढ़ जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो फ्लूइड्स है, यहाँ का जो अंदर वाला फ्लूइड्स है, ये फ्लूइड्स वेसल से बाहर निकल जाता है, यानी कि एस्केप्स हो जाता है, ठीक है। जिसकी वजह से क्या देखने को मिलता है कि उस जगह पर कोई जहाँ पर इंजरी हुई है वहाँ पर जो न्यूट्रोफिल्स वगैरह हैं या ल्यूकोसाइट्स वगैरह या लिम्फोसाइट्स वगैरह हैं, ठीक है, उसको ठीक करने के लिए इस कंडीशन से बाहर निकलती हैं, ठीक है। हम थ्योरी देखते हैं इसकी कि इंक्रीज वस्कुलर परमेबिलिटीज़, तो चेंजेस इन द वेसल्स वॉल, जैसे मैंने आपको बताया कि जो ब्लड वेसल्स है उसकी बॉल में क्या हो जाना, चेंजेस हो जाना, उसकी बॉल में चेंजेस हो जाना। अलाउइंग फ्लूइड टू एस्केप, जिसकी वजह से जो फ्लूइड है वो क्या एस्केप होने में मदद करता है। इट मीन्स दैट एंडोथेलियल सेल बीकेम लीकी, इसकी वजह से क्या होता है, जो एंडोथेलियल लेयर है, जो सेल्स हैं वो क्या हो जाती हैं, लीक हो जाती हैं। अलाउइंग, जो अलाउ करती हैं फ्लूइड को, प्रोटीन्स को, टू मूव इनटू द टिश्यूज़, ताकि वो टिश्यूज़ में जहाँ पर इंजरी हुई है वहाँ पर ये जो प्रोटीन्स हैं, जो फ्लूइड्स हैं, ठीक है, जो सब WBC सेल्स हैं वो जा सकें। अच्छा, जब परमेबिलिटी बढ़ती है तो जो फ्लूइड्स एस्केप हो रहा है कहाँ से, ब्लड वेसल से कहाँ जा रहा है, टिश्यू में जा रहा है, यही कॉज करता है किसका, फॉर्मेशंस ऑफ एडिमा, एडिमा को कॉज करता है, स्वेलिंग को कॉज करता है, ठीक है। तो पहला इवेंट क्या था, वस्कुलर इवेंट, यानी कि ऐसा इवेंट जो कहाँ हो रहा है, ब्लड वेसल्स में हो रहा है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं वस्कुलर इवेंट। अब हम बात करते हैं दूसरे इवेंट की, क्या, सेलुलर इवेंट। तो सेलुलर इवेंट जिसको इसके नाम से आपको दिख रहा है कि ऐसा इवेंट जो कहाँ हो रहा है, सेल में हो रहा है, तो सेल के जो अंदर होता है उसको हम बोलते हैं सेलुलर इवेंट। इसके अंतर्गत क्या आते हैं, दो इवेंट आते हैं, सब टाइप्स आते हैं, इसको हम बोलते हैं क्या, एक्सुडेशंस ऑफ ल्यूकोसाइट्स एंड फैगोसाइटोसिस। एक्सुडेशंस ऑफ ल्यूकोसाइट्स के भी क्या होते हैं, कुछ सब टाइप्स होते हैं, उनको हम अच्छे से देखते हैं। जैसे पहला आता है मार्जिनेशन। तो मार्जिनेशन क्या होता है, ये मैं समझाने के लिए मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूँ, ठीक है, जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, जैसे मान लीजिए ये हमारी क्या है, ब्लड वेसल्स है, ठीक है। अब ब्लड वेसल्स में क्या होती हैं, कुछ WBC होती हैं, कुछ RBC होती हैं, कुछ प्लेटलेट्स होते हैं, कुछ प्लाज्मा प्रोटीन वगैरह भी होती हैं, ठीक है। तो हम बात यहाँ करेंगे अपनी WBC की। तो जो WBC है उसमें जो न्यूट्रोफिल्स है, मेनली क्या न्यूट्रोफिल्स वर्क करता है सबसे पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल तो
जो न्यूट्रोफिल्स का सेंटर एरिया से कहाँ पर, पेरीफेरी एरिया पे आना। जैसे ये सेंटर एरिया है और ये पेरीफेरी एरिया है, तो WBC या न्यूट्रोफिल्स का अपने सेंटर एरिया से कहाँ पर, पेरीफेरी एरिया पे आना, यही क्या कहलाता है, मार्जिनेशन कहलाता है। सेलुलर इवेंट का जो पहला पॉइंट है एक्जुडेशंस ऑफ ल्यूकोसाइट्स, उसमें जो पहला सब टाइप्स है क्या है, मार्जिनेशंस। तो यानी कि सेंट्रल एरिया से पेरीफेरी एरिया पे न्यूट्रोफिल्स का आना क्या कहलाता है, मार्जिनेशन कहलाता है। तो हम थ्योरी के माध्यम से समझते हैं। जैसे मूवमेंट ऑफ ल्यूकोसाइट्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ ब्लड फ्लो, जैसे मैंने बताया ना आपको, मूवमेंट ऑफ ल्यूकोसाइट्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ ब्लड फ्लो टू द पेरीफेरी, पेरीफेरी द ब्लड वेसल्स, यानी पेरीफेरी ब्लड वेसल्स के पेरीफेरी पाना, नियर द एंडोथीलियल सेल्स, जहाँ पर एंडोथीलियल सरफेस पाया जाता है उस एरिया पे आना किसका, ल्यूकोसाइट्स का, उसको हम क्या बोलते हैं, मार्जिनेशन बोलते हैं। अच्छा, इसकी मैकेनिज्म क्या है, ड्यू टू स्ट्रेसिस, जो मैंने आपको ऊपर पढ़ाया था स्ट्रेसिस, उसकी वजह से क्या होता है, मार्जिनेशन देखने को मिलता है, क्योंकि ब्लड का फ्लो क्या होता है, थोड़ा स्लो हो जाता है। ठीक है। RBC रिमेन इन सेंटर, वाइट ब्लड सेल्स यानी कि जो वाइट WBCs हैं वो मूव टूवर्ड द वेसल्स, यानी कि जो RBC होती हैं वो कहाँ रहती हैं, RBC हमेशा और हमेशा कहाँ रहती हैं, सेंटर पे रहती हैं। ठीक है, सेंटर में रहेंगी। बट जो WBC है, जो WBC हैं वो क्या होंगी, आपकी मूव कर जाएंगी कहाँ पर, ब्लड वेसल्स की बॉल पे मूव कर जाती हैं। तो ये पहला सब टाइप था किसका, एक्जुडेशंस ऑफ ल्यूकोसाइट्स का, मार्जिनेशन। दूसरा जो सब टाइप्स है वो क्या है, देखते हैं हम। दूसरा जो सब टाइप आता है इसमें आता है रोलिंग। तो रोलिंग का क्या मतलब होता है, इसको समझने के लिए हम फिर से डायग्राम पे चलेंगे और समझेंगे यहाँ कि रोलिंग का क्या मतलब है। तो रोलिंग का मतलब क्या था, जैसे कि जो हमारी WBC थी वो सेंटर एरिया से कहाँ पर आ गई, पेरीफेरी एरिया पे आ जाती है। फिर इसके बाद क्या होता है कि जो सेल्स होती हैं न्यूट्रोफिल्स, ये रोल करती है, यानी कि ये एंडोथीलियल जो लेयर है इस पर क्या होता है, कुछ सेलेक्टिन पाए जाते हैं, जैसे P सेलेक्टिन, E सेलेक्टिन। ठीक है, इससे ये क्या होता है, पहले अटैच होता है, बाइंड होता है, फिर अटैच होता है और बाइंड होता है। ठीक है, इस पर जो हमारी क्या नाम है, न्यूट्रोफिल्स है, न्यूट्रोफिल्स में भी क्या होता है, कुछ बाइंडिंग प्रोटीन्स पाई जाती हैं। जैसे आप यहाँ समझें, जैसे हमारा ये न्यूट्रोफिल्स है, इस पर क्या होता है, कुछ ग्लाइकोप्रोटीन्स पाई जाती हैं, कुछ इंटीग्रिन्स पाए जाते हैं। ये ग्लाइकोप्रोटीन्स क्या होते हैं, ये सेलेक्टिन जो होते हैं, जैसे P सेलेक्टिन, E सेलेक्टिन क्या होते हैं, बाइंड होते हैं और एक बॉन्ड बनाते हैं। बट ये जो बॉन्ड होता है वो कैसा होता है, मतलब ऐसा बॉन्ड होता है जो ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है, फिर बनता है, फिर टूटता है, फिर बनता है, फिर टूटता है। ठीक है, इस तरह से ये बॉन्ड बनता है। तो ये बॉन्ड पूरा करने के लिए, ये बॉन्ड पूरा करने के लिए क्या करता है, ये रोल आउट करता है, यानी कि घूमता है, एक जगह से दूसरी जगह जाता है और ऑल ओवर पूरी न्यूट्रोफिल्स पे क्या करता है, इस बॉन्ड को अटैच करता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, रोलिंग बोलते हैं। जैसे हम थ्योरी के माध्यम से समझते हैं, लिम्फोसाइट्स रिपीटेडली अटैच, जैसे जो लिम्फोसाइट्स था वो क्या होता है, लगातार रिपीटेडली अटैच एंड डिटैच, अटैच और डिटैच होते हैं। मैं बताया आपको, एंडोथीलियल लेयर पर क्या होता है, ये बार बार अटैच होता है, फिर डिटैच होता है, कॉजिंग देम टू रोल अलोंग द बेसल्स वॉल, यानी कि रोल करता है ये किस पर, जो बेसल्स है उसकी जो वॉल है उस पर क्या करता है, ये रोल करता है। इसमें कुछ क्या होती हैं, मीडिएटर्स होते हैं, सेलेक्टिन्स, जैसे P सेलेक्टिन। ठीक है, P सेलेक्टिन हो गया, L सेलेक्टिन हो गया, E सेलेक्टिन हो गया। ये कुछ प्रकार की मीडिएटर्स पाए जाते हैं जो हेल्प करते हैं उसको ब्लड वेसल्स की जो वॉल होती है उस पर अटैच करने के लिए, उसको बॉन्ड बनाने के लिए। ठीक है, B हो गया। उसके बाद जो थर्ड आता है उसको हम बोलते हैं अडहेशन, इसको हम पेवीमेंटिंग बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या है, देखिए जो हमारी न्यूट्रोफिल्स थी, अब उसने क्या हुआ, बॉन्ड बनाया। अब इस बॉन्ड को क्या करता है, ये अच्छे से, यानी कि एक कम्प्लीटली बॉन्ड अटैच करके ये क्या करता है, इससे पूरी तरह अटैच हो जाता है, यानी कि इसको क्या होता है, अडहेशन हो जाता है, अडहेशन। ठीक है, यानी चिपक जाता है उससे पूरी अच्छी तरह से। तो इसको चिपकने के लिए क्या करते हैं, इसमें कुछ जैसे यहाँ पर वाला ग्लाइकोप्रोटीन पाई जा रही थी, ऐसे इस पर क्या होते हैं, कुछ मीडिएटर पाए जाते हैं, इसको बोलते हैं इंटीग्रिन। तो ये इंटीग्रिन क्या करते हैं, ये जैसे हमारी क्या होगी, एंडोथीलियल लेयर होगी। ठीक है, इस एंडोथीलियल लेयर पे भी क्या होता है, कुछ मीडिएटर पाए जाते हैं, जैसे ICAM1, BCAM1। ये और ये आपस में मिलकर एक बॉन्ड बनाते हैं और आपस में बहुत अच्छी तरह से क्या होते हैं, अटैच हो जाते हैं। ठीक है, अटैच होने की वजह से क्या होता है, ये एकदम जो एपिथेलियल लेयर है उस पर एकदम चिपक जाता है
ठीक है, चिपकने वजह से, यानी कि उसको बोलते हैं अडेशन, इस कंडीशन को बोलते हैं अडेशन बोलते हैं। ठीक है, तो हम इसको थ्योरी के बारे में समझते हैं। अटैचमेंट ऑफ लिम्फोसाइट्स, सॉरी अटैचमेंट ऑफ ल्यूकोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स का अटैचमेंट हो जाना कहाँ पर, एंडोथेलियल सेल्स पर। तो एंडोथेलियल सेल्स पे ल्यूकोसाइट का अटैचमेंट हो जाना, उसको हम क्या बोलते हैं, अडेशन बोलते हैं। इसमें कुछ मीडिएटर्स आते हैं, इंटीग्रिन्स ऑन ल्यूकोसाइट्स, ल्यूकोसाइट मतलब जो हमारी जो न्यूट्रोफिल्स थी उस पर जो इंटीग्रिन्स पाए जा रहे हैं उसको जोड़ने के लिए, जैसे LFA1, MAC MAC1, VLA4, ये क्या होते हैं, कुछ मीडिएटर्स पाए जाते हैं, इंटीग्रिन्स पाए जाते हैं। ठीक है, एंड अडेशन मॉलिक्यूल्स ऑन एंडोथेलियल सेल्स, जो एंडोथेलियल सेल्स थी उसकी जो लेयर थी उस पर कुछ अडेशन मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, जैसे कि ICAM1, BCAM1, ये हेल्प करते हैं, इन दोनों को आपस में बॉन्ड बनाते हैं और उसको एंडोथेलियल लेयर से अटैच करते हैं। उसके बाद जो इसके पॉइंट आता है वो आता है डाईपेडेसिस, इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांस माइग्रेशन बोलते हैं, ट्रांस माइग्रेशन भी बोलते हैं। तो ट्रांस माइग्रेशन क्या है, इसको हम समझते हैं डायग्राम से। ट्रांस माइग्रेशन क्या है, जैसे एडिशन के बाद क्या होता है कि ये जो टिश्यूज़ है या जो सेल्स थी, इसका इस ब्लड वेसल से बाहर आना, जैसे आपको दिख रहा है ये इस ब्लड वेसल से बाहर आना, इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांस माइग्रेशन बोलते हैं। इसी कंडीशन हम क्या बोलते हैं, ट्रांस माइग्रेशन। तो पासेस ऑफ ल्यूकोसाइट्स थ्रू द एंडोथेलियल जंक्शन, जो एंडोथेलियल जंक्शंस है उससे बाहर निकल के आना, इसको हम क्या बोलते हैं, डाईपेडेसिस बोलते हैं। इनटू द इंट्रावस्कुलर टिश्यूज़, इंट्रावस्कुलर टिश्यूज़ में बाहर निकल के आ जाना, जैसे यहाँ से अब इसको बाहर निकल के आना, इंट्रावस्कुलर टिश्यूज़ में निकल के आ जाना, इसको हम क्या बोलते हैं, हम डाईपेडेसिस बोलते हैं, डाईपेडेसिस बोलते हैं। अच्छा, ये इसमें भी कुछ मीडिएटर पाए जाते हैं जो इसकी हेल्प करते हैं वहाँ से इसको बाहर निकलने के लिए, जैसे PECAM1, इसको हम CD31 भी बोलते हैं, इसको हम CD31 भी बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया डाईपेडेसिस। उसके बाद एक पॉइंट और आता है इसमें, जो डाईपेडेसिस था इसके कुछ स्टेप्स होते हैं, यानी कि ये कैसे हो रहा है। तो सबसे पहले इसमें क्या होता है, जो लिम्फोसाइट्स थी, जो ल्यूकोसाइट्स थी, एक्सटेंड क्या करती हैं, स्यूडोपोड्स, यानी कि ये अपने कुछ छोटे छोटे उभार बनाती हैं जो एंडोथेलियल लेयर है उस पर क्या करती हैं, अटैच होती हैं। जैसे ये क्या करती हैं, यहाँ पर छोटे छोटे कुछ उभार बनाती हैं जो इस एंडोथेलियल लेयर से क्या करती हैं, अटैच होती हैं। अटैच होने के बाद उसमें क्या करती हैं, ये परमिबिलिटी बनाती हैं, अपनी पूरी परमिबिलिटी। ठीक है, जैसे दूसरा पासिस बिटवीन एंडोथेलियल सेल्स, और ये फिर एंडोथेलियल सेल से क्या करता है, पास करता है। क्रॉस द बेसमेंट मेम्ब्रेन, फिर जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है उसको क्रॉस करता है। इस क्रॉस के लिए क्या करता है, एक कोलेजनेस एंजाइम्स होता है जो इसकी हेल्प करता है उसको क्रॉस करने के लिए, मेम्ब्रेन को क्रॉस करने के लिए ये जो एंजाइम्स है ये उसको हेल्प करता है। ठीक है, और एंट्री इनटू टिश्यूज़, फिर जो लिम्फोसाइट्स हैं, ये जो न्यूट्रोफिल्स हैं, वो एंट्री कर जाती हैं कहाँ पर, टिश्यू वाले एरिया में एंट्री कर जाती हैं। ठीक है, उसके बाद जो स्टेप्स आता है वो आता है कीमोटैक्सिस। तो कीमोटैक्सिस क्या है कि जैसे यहाँ पर हमारे न्यूट्रोफिल्स आ गए, अब न्यूट्रोफिल्स यहाँ आ गए तो इनको किस प्रकार से मतलब पता चलेगा कि जो इंजरी एरिया है उन वहाँ पर कैसे पहुँचना है। तो क्योंकि इनकी क्या है, कुछ आँख वगैरह तो है नहीं, इनको देखने का तरीका तो पता नहीं इनको कैसे क्या है, तो इनको क्या होता है, कुछ सिग्नल्स मिलते हैं जो या तो किसी भी बैक्टीरिया की वजह से या हमारी बॉडी खुद उसको सिग्नल्स देती है। कुछ क्या निकालती है, कीमोट्रोपिन्स होते हैं, वो रिलीज होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, ये उसको फॉलो करता है या उसको स्मेल आती है, उसको अपने अकॉर्डिंग फील करता है और उस एरिया पे पहुंचता है जहाँ पर क्या होता है, इंजरी हुई होती है। ठीक है, अब जिस एरिया पे पहुंच जाता है फिर वहाँ जाके ये एक्टिवेट होता है और अपना काम करता है। तो जैसे समझते हैं कीमोटैक्सिस क्या है, तो मूवमेंट ऑफ ल्यूकोसाइट्स, यानी कि ल्यूकोसाइट्स का मूवमेंट टूवर्ड्स द साइट इंजरी, यानी कि जो इंजरी साइट्स है उस जगह पर पहुंचना, अलॉन्ग एक केमिकल कंसनट्रेशन ग्रेडियंट, यानी कि कुछ केमिकल्स रिलीज होंगे या तो बैक्टीरिया से होंगे या हमारी कुछ बॉडी इसको रिलीज करती है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो न्यूट्रोफिल्स हैं वो इंजरी वाले एरिया पे पहुंचते हैं। जैसे कि इसमें कुछ दे रखे हैं एग्जांपल, कीमोटैटिक फैक्टर, जिसमें आता है बैक्टीरियल प्रोडक्ट, यानी कि कुछ या तो कुछ बैक्टीरिया अपना उसमें प्रोड्यूस करेगा, या कम्प्लीमेंट कंपोनेंट जैसे C5a, ये हमारी बॉडी रिलीज करती है इसको, एंड ल्यूकोट्राइन LTB4 या साइटोकाइनिन IL8,
IL-8 ये क्या करते हैं, वहाँ रिलीज होते हैं और हेल्प करते हैं न्यूट्रोफिल्स को इंजरी वाले एरिया पे पहुंचने के लिए। तो आपने देखा पहला कि जो हमारा सेलुलर इवेंट था उसमें एग्लूटेशंस ऑफ ल्यूकोसाइड्स, जिसमें क्या था, मार्जिनेशन था पहला पॉइंट, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या था, मार्जिनेशन, दूसरा पॉइंट था रोलिंग, एंड थर्ड इज एडहेशन, और फोर्थ इज डाइपेडेसिस, एंड फिफ्थ इज कीमोटैक्सिस। तो वही माइग्रेशन यानी कि न्यूट्रोफिल्स का कहाँ से, सेंट्रल एरिया से यहाँ आना माइग्रेशन कहलाता है, और इसका रोल करना रोलिंग कहलाता है, एंड उसका अटैच होना अटैचन कहलाता है, और इसका ब्लड वेसल से बाहर निकलना क्या डाइपेडेसिस कहलाता है, और यहाँ निकलने के बाद जो इंजरी एरिया तक पहुँचने का क्या कहलाता है, कीमोटैक्सिस कहलाता है। तो ये हमारे सेलुलर इवेंट का पहला इवेंट था, एग्लूटेशंस ऑफ ल्यूकोसाइड्स, ठीक है। दूसरा इवेंट आता है इसमें क्या, फैगोसाइटोसिस। तो फैगोसाइटोसिस क्या है, द प्रोसेस बाय विच ल्यूकोसाइड्स इनगल्फ एंड डिस्ट्रॉय माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड डेड सेल्स, ठीक है। यानी कि फैगोसाइटोसिस क्या है, एक ऐसी प्रोसेस है जिसके द्वारा क्या होता है, जो ल्यूकोसाइड्स हैं वो क्या करती हैं, इनगल्फ करती हैं एंड डिस्ट्रॉय करती हैं किसको, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। इसके अंतर्गत क्या आते हैं, 3 इवेंट्स आते हैं। पहला रिकॉग्निशन एंड अटैचमेंट, इनगल्फमेंट, किलिंग एंड डाइजेशन, यानी कि उसको पहले पहचानती है, फिर उससे अटैच होता है सेल्स, एंड उसको फिर इनगल्फ करता है, और बाद में इसको किलिंग करता है एंड डाइजेस्ट करता है। जैसे कि मैं यहाँ एक डायग्राम में आपको दिखा रहा हूँ, जैसे ये हमारी न्यूट्रोफिल्स थी, इसने क्या किया, माइक्रोब्स को पहचाना और इसको क्या किया, इनगल्फ किया, अपनी तरह अंदर इनगल्फ कर लिया। इनगल्फ करने के बाद क्या करेगा, इसको अच्छे से डाइजेस्ट करेगा, इसको मारेगा, किलिंग करेगा, एंड एट द एंड इसको किल कर देगा पूरे अच्छे तरह, और डाइजेस्ट कर देगा। तो ये पूरा इवेंट था किसमें, हमारे एक्यूट इन्फ्लामेशन में जो इवेंट हो रहे थे वो हमने देखे, ठीक है। आपको समझ में आए हों, आपको अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।